अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा पहला लेक्चर है 9th क्लास का मैथ का। चैप्टर नंबर 1 है जिसका नेम है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। तो इसमें बच्चों हम सीखेंगे कि मैट्रिक्स होता क्या है या मैट्रिक्स को हम सॉल्व कैसे करते हैं, उसका डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं। इस पूरे चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे। लेकिन आज का जो लेक्चर है वो हमारा सिर्फ़ और सिर्फ चैप्टर नंबर 1 जो है उसकी एक्सरसाइज 1.1 है, वो कंप्लीट हम इसमें 1 बाय 1 जो है वो सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन जो है वो है फाइंड ऑर्डर। फाइंड ऑर्डर, उससे पहले एक बात बताता चलूँ कि जो मैट्रिक्स होता है वो एक कर्सिव ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है, जिसको आप बड़ी ब्रैकेट्स भी कहते हैं। बड़ी ब्रैकेट्स के अंदर जो डिजिट होते हैं, जैसे ये 2 3 -5 6 लिखा हुआ है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकते हैं, डिजिट भी हो सकते हैं, तो अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं। उसके अंदर अगर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा गया हो तो इसको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। तो चले हम क्वेश्चन 1 की तरफ चलते हैं। तो ऑर्डर लिखते कैसे हैं, ऑर्डर फाइंड कैसे करते हैं। तो ये आपके सामने दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं हमारे सामने, एक ए है और दूसरा ई मैट्रिक्स है। तो बच्चों ये बुक्स वाला क्वेश्चन मैंने उठाए हैं, लेकिन आप कोई भी मैट्रिक्स, अगर आपको कहीं भी कोई कह सकता है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखो, तो आप अपने से भी लेट करके एक मैट्रिक्स बना सकते हैं, उसका आप ऑर्डर जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो हम पहले ए का मैट्रिक्स ऑर्डर फाइंड करेंगे। तो ए का जब ऑर्डर फाइंड करेंगे, ऑर्डर बेटा जब भी लिखते हैं रो और कॉलम की शक्ल में लिखते हैं। तो ये हमारी क्या होती है, रो। जो सीधी लाइन में होती है उसको हम क्या कहते हैं, रो कहते हैं। जो नीचे होती है ऊपर से उसको हम क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। एक वर्टिकल होता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन में होता है। तो जो वर्टिकल लाइन होती है उसको हम रो कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। तो रो और कॉलम को हम लिखते कैसे हैं, हमेशा ये फार्मूला याद रख लें कि जब भी आपने लिखना है इसको, रो और कॉलम को, तो आपने क्या करना है कि रो बाय कॉलम लिखना है, रो बाय कॉलम लिखना है। इसका मतलब क्या है बच्चों कि रो को पहले लिखना है, कॉलम को बाद में लिखना है। तो रो पहले क्या है, एक रो है तो लिखेंगे, दूसरी रो है, कितनी रो है इसमें, 2 रो बाई 2 कॉलम, 2 रो बाई 2 कॉलम। इसका मतलब क्या है कि इस मैट्रिक्स के अंदर जो इसका ऑर्डर है उसमें 2 रो हैं और 2 ही कॉलम हैं। नेक्स्ट दूसरे में देखें ज़रा, इससे मज़ीद आपको पता चल जाएगा। इसमें देखें कितनी रो हैं, रो 1, रो 2, रो 3 और कॉलम 1, कॉलम 2। तो इसमें रो कितनी है, मैंने पहले भी बताया है आपको कि रो पहले आएंगी, बाद में कॉलम आएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, 3/2, 3/2। बेटा समझ आ गई। तो इसके बाद हम कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास अगर डी है, डी मैट्रिक्स 1 2 3, इसका हमने ऑर्डर लिखना है। क्या लिखना है, ऑर्डर लिखना है। इसको ऑर्डर हम कैसे लिखेंगे, रो 1, रो 2, रो 3। तो कितनी रो होगी, 3 रो बाई 1। 1 क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें कॉलम सिर्फ क्या है, 1 है। तो ये था कि हम ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 1.1 का, 9th क्लास का। तो नेक्स्ट चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में देखें बेटा कि दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया है। दूसरे क्वेश्चन में 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड इक्वल आर नॉट, मतलब जो इसमें मैट्रिक्स दिए हुए हैं आपके पास, वो कौन कौन से मैट्रिक्स इक्वल हैं और कौन से नहीं हैं। मैंने चंद एक मैट्रिक्स लिखे हैं, ए लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है और जी लिखा है। मैं सिर्फ आपको इक्वलिटी का बता दूंगा कि इक्वलिटी कैसे देखनी है। तो बेटा इक्वलिटी कैसे देखनी है कि एक मैट्रिक्स के अंदर 3 डिजिट दिया हुआ है और एक ही रो, एक ही कॉलम है। तो हाँ, आपने दूसरा ऐसा कॉलम देखना है जिसमें सिर्फ एक ही रो हो और एक ही कॉलम हो और अंदर का डिजिट जो दिया हुआ है वो भी इस जैसा सेम हो, बिल्कुल इस तरह के ही हो। मसलन 3 है तो उसमें भी 3 आना चाहिए। तो देखें, ए वाला मैट्रिक्स बी के इक्वल नहीं है, ए वाला मैट्रिक्स सी के इक्वल
है या नहीं है ये भी देखते हैं। लेकिन इसमें बेटा देखें स्पेस नहीं है, इसको उसने कहा है 5 - 2। अगर सी वाले मैट्रिक्स को थोड़ा सा सॉल्व कर लिया जाए तो 5 - 2 का क्या मतलब होता है कि 5 में से 2 गए तो पीछे क्या बचा 3। तो हम कह सकते हैं कि A इज इक्वल टू सी मैट्रिक्स। तो आपने आंसर में जस्ट क्या बता देना है कि A इज इक्वल टू सी मैट्रिक्स, मतलब जो ऊपर वाले मैट्रिक्स दिए हुए थे उनमें से A और C आपस में क्या है इक्वल हैं। इसी तरह G और B का देखें तो G और B जो हैं आपस में इक्वल नहीं है। क्यों नहीं इक्वल? अगर 3 में से 1 निकालें तो पीछे क्या बचता है हमारे पास 2। अगर 3 + 3 करें तो हमारे पास क्या आएगा 6 आएगा। तो इसलिए ये तो हमारे पास 2 और 6 है, लेकिन और इसमें 2 रो है और 1 कॉलम है। इसमें देखें 1 रो है और 2 कॉलम है, इसलिए ये भी इक्वल नहीं है। तो उसमें बेटा आपने सारे देख लेने हैं बुक में से कि जो जो इक्वल हैं, जिसकी रो भी इक्वल हों और कॉलम भी इक्वल हों। और दूसरी बात ये याद रखनी है कि उसके अंदर जो डिजिट्स दिए हुए हैं, जो डिजिट्स दिए हुए हैं आपको, वो भी सेम होने चाहिए। तो उसको हम कहते हैं इक्वल मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? इक्वल मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? इक्वल मैट्रिक्स। A इज इक्वल टू C। जैसे A और C इक्वल हैं, इसी तरह बाकी भी आपने चेक कर लेने हैं 2-3 कि कौन कौन से इक्वल मैट्रिक्स हैं। जो इक्वल हैं वो तो आपने लिख देना इक्वल, और जो नहीं इक्वल उसको आपके सामने नॉट इक्वल, या फिर आप लेट सपोज A D नॉट इक्वल हैं तो इस तरह का साइन भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, आज के टॉपिक की जो एक्सरसाइज हमारी चल रही थी 1.1, उसका लास्ट क्वेश्चन है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के रिव्यू से भी। बोर्ड में ये कई दफ़ा क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन बेटा ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ऐसा समझ लें कि ये फ्री के मार्क्स देता है आपको, क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन है और ये आपके बोर्ड में आता है, पहले कई दफ़ा आ चुका है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस 1.1 एक्सरसाइज का। तो बेटा इसमें सॉल्व करना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ A, B, C एंड D। इसका मतलब होता है एंड। मैथमेटिक्स में इसको आप कह सकते हैं एंड, और कंप्यूटर में भी, अगर आपकी कंप्यूटर है तो उसमें भी इसको एंड कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलें इसको देखते हैं। सबसे पहले इसकी हम बनाएंगे इक्वेशन। बेटा जब हम मैट्रिक्स फाइंड कर रहे होते हैं, अगर इक्वलिटी का साइन दरमियान में आ जाए, इक्वल को क्या कहते हैं इक्वलिटी, तो इसमें हम मैट्रिक्स को, पहले मैट्रिक्स मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट रो के इक्वल रख सकते हैं, सेकंड रो को सेकंड रो के इक्वल रख सकते हैं, कॉलम को कॉलम के इक्वल रख सकते हैं मैट्रिक्स में अगर इक्वलिटी आ जाए। तो इसी तरह हम इसकी बना लेंगे इक्वेशन। A + C इज इक्वल टू क्या आएगा 0। इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। सबकी इक्वेशन बना लेनी है। क्या बना लेनी है? इक्वेशन। इसको हम क्या कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। दूसरी देखें A + 2B इज इक्वल टू -7। ये दूसरी इक्वेशन बन गई। इसी तरह तीसरा देखें C - 1 इज इक्वल टू 3। ये तीसरी इक्वेशन बन गई। मतलब इधर जो कॉलम था उसका पहला डिजिट और उधर भी कॉलम का पहला डिजिट जो है वो एक दूसरे के इक्वल है। 4D - 6 इज इक्वल टू 2D। अब हम इनको करेंगे सॉल्व कि हमने अब वो इक्वेशन ढूंढनी है जिसमें से कोई एक वैल्यू निकल सके, और उस वैल्यू को दूसरी वैल्यू में हम दूसरी इक्वेशन में पुट करने से हमारी वैल्यू जो है दूसरी निकले। क्योंकि क्वेश्चन की कंडीशन ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ A, B, C। हमने A, B, C और D की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ देखें इसमें हम A की वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि A और C दिया हुआ है, तो A को दूसरी तरफ ले भी जाएंगे तो तब भी A की वैल्यू नहीं निकलेगी। इस तरह A और B को अगर कंपैरिजन करें, मतलब दोनों इक्वेशनों को देखें, सॉल्व करें, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करें, तो फिर भी इसमें हम A और B की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। क्योंकि अगर सब्ट्रैक्ट करें भी A से तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन B और C नहीं होगा। जैसे आपने 8 क्लास में पढ़ा था कि हम दो इक्वेशन को इक्वल रख के उनको सब्ट्रैक्ट या ऐड करके, अगर उनके जो बेस है वो सेम हो और पावर भी सेम हो, तब हम उसको सॉल्व करते थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आपने चेक करना है कि कौन सा ऐसी इक्वेशन है जिसको सॉल्व करने से हमें एक वैल्यू निकल जाए। तो बेटा ये तीसरी इक्वेशन देखें, इसमें क्या है C - 1 इज इक्वल टू 3। C - 1 इज इक्वल टू 3। तो आप लिखेंगे सॉल्व इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1।
को सॉल्व करने से उर्दू में अगर लिखना है तो वैसे लिखेंगे सॉल्व इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 को अगर सॉल्व करें तो c-1, ये -1 है, इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो c की वैल्यू हमारी 3 + 1 कितना होता है 4। हमारे पास जो c की वैल्यू 4 आई है इसको हम पुट कर सकते हैं किसी दूसरी इक्वेशन में। हम देखेंगे पहली में पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि पहली में c आ रहा है, दूसरी में नहीं कर सकते, तीसरी हमने सॉल्व कर ली है, चौथी में भी नहीं पुट कर सकते। आप लिखेंगे c = 4 पुट इन इक्वेशन नंबर, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। इक्वेशन 1 क्या है, a + c = 0। a का a ही रहेगा, c की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी +4 = 0। 4 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा -4, मतलब a की वैल्यू c आ गई और c की वैल्यू 4 आ गई और a की -4 आ गई। अब ये जो -4 a की वैल्यू आई है, a की वैल्यू -4 आई है, इसको हम अगेन पुट करेंगे किसी दूसरी इक्वेशन, तो पुट इन इक्वेशन नंबर 2। तो बेटा 2 में देखें a + 2b है, a की जगह -4 आ जाएगा, वहाँ से b की वैल्यू हम आसानी निकाल सकते हैं। तो a + 2b = -7। तो a की वैल्यू कितनी थी -4, उसकी जगह रिप्लेस हो गई, आगे 2b = -7, -4 दूसरी तरफ इक्वल की जाके क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। तो बेटा देखें मैथ बहुत ही आसान होती है, मैजिक होता है अगर इसको इंटरेस्ट लेके देखा जाए तो। -7 में से 4 जाएं बेटा तो पीछे क्या बचेंगे हमारे पास 3, कितना बच जाएगा 3। अब 2b जब भी बेटा कोई चीज़ इकट्ठी लिखी होती है, मसलन a b लिखा होता है, तो इसका मतलब होता है ये आपस में प्रोडक्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट का मतलब ज़रब है, उसको हम मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि 2b जो मल्टीप्लाई हो रहा है 2 दूसरी तरफ जाके 3 के साथ क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड। तो मैं बेटा इसको इधर ही साथ कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ ही आपने अगर कोई स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो इधर से ही ले लीजिएगा। इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो मैं इधर कर देता हूँ। बेटा यहाँ देखिए हमने c की वैल्यू निकाल ली, उसके बाद हमने a की निकाल ली, उसके बाद हमने b की निकाल ली। अब हमारे पास रह गई d। तो d की वैल्यू बेटा इधर इक्वेशन नंबर 4 में देखें सिर्फ d लिखा हुआ है, तो इसमें कोई वैल्यू हम पुट नहीं कर सकते, तो हम सिंपल लिखेंगे सॉल्व इक्वेशन नंबर 4 को सॉल्व कर देंगे। 4 को सॉल्व करें, 4d - 6 = 2d। d को एक साइड पे कर लें, क्योंकि बेस और पावर सेम है तो हम इसको एक साइड पे कर सकते हैं। 4d और ये प्लस का था, इधर आके क्या होगा सॉरी माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा -6, इधर माइनस का था, दूसरी तरफ जाके क्या हो गया प्लस का। तो 4d में से 2d चले जाएं तो पीछे क्या रहता है 2d = 6। तो 2 अगेन इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो d = 3, d = 3 आ जाएगा। कैसे 3 आया, इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, कैलकुलेटर भी कर सकते हैं, सिंपल अगर कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो 2 1 = 2, 2 3 = 6। तो अब आपने वैल्यू जो है सब की वैल्यू निकाल ली है। a की वैल्यू क्या आई हमारे पास -4, b की वैल्यू क्या आई हमारे पास -3/2 और c की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4। इसी तरह d की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। तो यही आज का हमारा क्वेश्चन था, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो बेटा किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले लें। ये हमारा आज एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। पहला क्वेश्चन क्या था, मैं दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ कि ऑर्डर फाइंड करना। ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं कि रो और कॉलम में उसको लिखते हैं, पहले रो को लिखते हैं उसके बाद कॉलम को। इसी तरह इक्वलिटी का दूसरा क्वेश्चन था कि इक्वलिटी देखनी है, उसमें नंबर ऑफ़ रो और नंबर ऑफ़ कॉलम जो हैं वो इक्वल होने चाहिए और डिजिट का भी इक्वल होना ज़रूरी है। फाइंड द वैल्यू, जो लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था उसमें वैल्यू फाइंड करनी थी ABC, तो उसमें हमने ABC की वैल्यू स्टेप बाय स्टेप फाइंड की है। तो बेटा आज हमारा ये पहला लेक्चर था 9th क्लास का एक्सरसाइज 1.1 का। तो बेटा कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे जाके कमेंट कर सकते हैं। तो काइंडली इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।